हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करना चाहूंगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और सीधे मैं आपको लाइन पर ले चलता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालेंगे हम लोग। यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की उद्देश्यता के अनुसार इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। मीन्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट आप पर एक बार नजर डालिए। दहेज का लेना प्रतिषेध करने के लिए, बाद दहेज का देना प्रतिषेध करने के लिए, साथ दहेज का देना या लेना प्रतिषेध करने के लिए, में दहेज देने या लेने वालों को दंडित करने के लिए। इसमें से ऑप्शन देखिए आपको कौन सा ठीक लगता है जो सुटेबल हो। सभी को आंसर देना, गलत होगा तो ज्यादा कुछ नहीं। चलिए जरा ध्यान दीजिए। सी राइट आंसर है इसका। दहेज का देना या लेना सिद्ध करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था, जैसा कि हम लोगों ने प्रीएम्बल में इसको पढ़ा गया। चलिए नेक्स्ट नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर एक बार नजर डालते हैं तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है कहां पर? संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, और उन राज्यों पर जिन्होंने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत किया है। इनमें से देखिए एक बार कौन सा सुटेबल है? ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब से प्रवृत्त हुआ? 1 अप्रैल 1961 और बा में यहाँ पे देखेंगे 1 जुलाई 1961 से, सा में 19 अगस्त 1961 से, या 20 मई 1961। जल्दी से बताइए कौन सा। ओके चलिए ठीक है। 1 जुलाई 1961 तो क्या हो गया था ये। चलिए नेक्स्ट नजर डालिए। दहेज में सम्मिलित है ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो क्या किया गया। देखो यहाँ पर एक बार नजर डालेंगे। आमर विवाह के समय दी गई हो, देखिए विवाह के पूर्व दी गई हो, सा में विवाह के पश्चात दी गई हो, दा में उपरोक्त में से कोई भी। जी राइट आंसर है आपका, उपरोक्त सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगत प्रकृति के उपहार को उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है, ये लाइन याद करिए। ये सीधी सीधी लाइन मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से। दुल्हन को देता है तो ऐसा उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा। यह कथन है आ सत्य है, ब असत्य है, सा कह नहीं सकते, दा इनमें से कोई भी नहीं। बी इसका राइट आंसर है। बी इसका हो सकता है क्या? सत्य कथन है, असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट नजर डालिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज शब्द में सम्मिलित है। देखिए एक बार नजर डालिए। आ मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया मेहर, बा वर के भाई के साथ वधू की बहन के विवाह का वादा, सा नाना नानी द्वारा अपने नाती के जन्म पर दिए गए उपहार, दा एक दलित द्वारा अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह करने हेतु वर द्वारा दिया गया था। डी तो राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा दहेज नहीं माना जाता? लेकिन नेगेटिव देखिए नहीं माना जाता। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जहां पर नहीं क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऐसे शब्दों को ध्यान से देखना है। आ मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के समय दिया जाना, बा मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पूर्व एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाना, सा मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पश्चात दिया जाना, दा मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को बच्चे के जन्म पर प्रदान किया जाना। जी बिल्कुल राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मीन्स सही नहीं है। आप पर देखें एक बार। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है जो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई हो, में दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है जो दी जाने के लिए करार की गई हो, शामिल जिन पर मुस्लिम शूरी विधि शरीयत लागू
होती हो उनका मेहर भी दहेज में सम्मिलित है। द मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया गया है। सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कौन सा एक अपराध नहीं है? आ दहेज लेना, बा दहेज देना, सा दहेज की मांग करना, दा महर तय करना। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। दहेज लेना और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? आ धारा 3, धारा 4, सा 3 और 4, दा धारा 6। ये बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। दहेज देने या लेने अथवा इसका विस्तरण करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितना दंड भेद किया गया? नंबर आ कारावास जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा 15,000 रुपए या दहेज के मूल्य की रकम तक का जुर्माना जो भी अधिक हो। देखिए कारावास जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा और 10,000 रुपए या फिर दहेज के मूल्य की रकम तक का जुर्माना जो भी अधिक हो। सामने कारावास जो 2 वर्ष से कम का नहीं होगा और 10,000 रुपए या दहेज के मूल्य की रकम तक का जुर्माना जो भी अधिक हो। यहाँ पर नजर डालिए। कारावास जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा और 5,000 रुपए या दहेज के मूल्य की रकम तक का जुर्माना जो भी अधिक हो। इनमें से देखिए कौन सा सुटेबल आंसर आपको लग रहा है? ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। कितने 5 वर्ष से कम का पनिशमेंट नहीं होगा कारावास और 15,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। और क्या हो सकता है नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और है दहेज की मूल्य की रकम करता है जितना दहेज मांगा गया उतना ही यहाँ पर पनिशमेंट हो सकता है। नेक्स्ट नजर डालिएगा एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दहेज देने या दहेज लेने वाले को न्यायालय 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश आ नहीं दे सकता, बा निर्णय में लिखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकता है, सा दहेज की रकम अत्यधिक ना हो तो दे सकता है, गांव में दहेज की मांग के साथ क्रूरता या प्रताड़ना का अपराध ना हो तो दे सकता है। इसमें से एक बार चेक कीजिए कौन सी सुटेबल है। यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिएगा। यहाँ पर विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने के उपबंध की प्रकृति है। आ वर वधू के लिए आज्ञापक, बा वर वधू का विवेकाधिकार, सा वर के पिता के लिए आज्ञापक, दा इनमें से कोई सही नहीं। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यदि वर के मामा यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की तो यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत होगा? आ धारा 3, धारा 4, सा धारा 3 और धारा 4, सा में इनमें से कोई। डी तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। ए डिमांड्स jury indirectly from the parents of bride under which section of the Dowry Provision Act 1961 he shall be punishable under section A, section 3 and B, section 4 and C, section 5 and D, section 6. देखो राइट आंसर ये सेक्शन 4 जो हिंदी मीडियम को वो भी अगर नजर डालें थोड़ा सा का वधू के माता पिता के अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की इस धारा के अधीन वह दंडनीय है। सेम वही ऑप्शन है 3, धारा 4, 7 धारा 5, 7 धारा 6। आंसर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। डी सेक्शन 4 इसमें सही है। सेक्शन 6 क्वेश्चन नंबर 16 पर एक बार नजर डालिए। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह दंडनीय होगा। नंबर आ
कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। वहां पर एक बार नजर डालिए। कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु कितनी हो सकती है, 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। वहां पर एक बार नजर डालिए। कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक का हो सकेगा। यहाँ पर हम लोग नजर डालते तो कहा गया कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक का हो सकेगा। एक बार चेक कीजिए जरा सुटेबल आंसर। देखो राइट आंसर है यहाँ पर कारावास से जिसकी अवधि कितनी 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना तो कितना 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दहेज मांगने वाले को न्यायालय 6 माह से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता। बी निर्णय में लिखवत किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकेगा। 7 दहेज की रकम अत्यधिक ना हो तो दे सकेगा। दाम में दहेज की मांग के साथ क्रूरता या प्रताड़ना का अपराध ना हो तो दे सकेगा। बी देखो राइट आंसर है यहाँ पर निर्णय में लिखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से दे सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। का अपनी पुत्री के विवाह के लक्ष्य में अपनी संपत्ति में से एक अंश देने का प्रस्ताव एक समाचार पत्र के माध्यम से एक विज्ञापन द्वारा करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन वह दंडनीय है? यहाँ पर ऑप्शन है आ सेक्शन 4A और ब में देखिए 4 का खा। ठीक है, सेक्शन आ पर एक बार नजर फिर से डालें। सेक्शन 4A और सेक्शन बी में देखेंगे धारा 4 का खा, सा में देखिए धारा 5, ब में 6। इसमें से एक बार देखें सेक्शन कौन सा है? ए बिल्कुल राइट आंसर है ये 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफलस्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की स्थापना करेगा तो वह दंडनीय होगा। दंडनीय पर एक बार यहाँ पर नजर डालेंगे हम लोग। कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी क्योंकि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक का हो सकेगा। इस यहाँ एडवर्टीजमेंट की बात की गई है। वहां पर एक बार नजर डालिए। कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। वहां पर एक बार नजर डालिए। कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक का हो सकेगा। वहां पर नजर डालिए। कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक का हो सकेगा। इनमें से कोई भी सूटेबल जो आंसर ये बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, क्योंकि आपने ये ऊपर देखा हुआ है। कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक का हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए जल्दी से। एक उद्योगपति ने एक विज्ञापन छपाया कि जो कोई भी उसकी अन्य पुत्री से विवाह करेगा तो उसकी संपत्ति का आधा भाग दिया जाएगा। क्या उसने कोई अपराध किया है? यहाँ पर नजर डालिए। आ में कोई अपराध नहीं किया। बा यह केवल एक प्रस्ताव को आमंत्रण है। सा यह उसकी व्यवस्था है। दा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A के अंतर्गत उसने अपराध किया। बिल्कुल राइट आंसर है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दहेज देने या लेने के लिए करार होगा। अवैध, शून्य करणीय, सवैध और दाशून्य। तो राइट आंसर है यहाँ पर शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य है। संबद्ध अधिनियम की धारा 5 के अधीन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के अधीन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के अधीन या दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के अधीन। जी यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट नजर डालिए। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया हो किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को अंतरित करेगा। नंबर आ स्त्री को, बा पुलिस को और सा उसके माता पिता को,
और द दहेज प्रतिषेध अधिकारी। इसमें ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जरा नेक्स्ट नजर डालिए। यदि दुल्हन की विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से भिन्न मृत्यु होती है तो उसकी विवाह से संबंधित संपत्ति अंतरित होगी। देखें आ संतान को, व संतान न होने पर पालक को, सापति को, द संतान और संतान न होने पर पालक दोनों सही है। हाँ, इसमें डी ऑप्शन देखो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह व्यक्ति उस दहेज को, यदि वह दहेज विवाह पूर्व प्राप्त किया गया था तो उस स्त्री को अंतरित कर देगा। में एक बार नजर डालें। आप विवाह की तारीख के पश्चात 1 सप्ताह के भीतर, बा में विवाह की तारीख के पश्चात 1 मास के भीतर, और सा में विवाह की तारीख के पश्चात 2 मास के भीतर, सा में विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर। बिल्कुल राइट आंसर है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन किए गए अपराध का संज्ञान ले सकेगा। आ पुलिस रिपोर्ट पर, बा परिवाद पर, सा पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर, बा इनमें से कोई नहीं। सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं। अपराधों के संज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अगर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगी। ये आज की क्लास में आपने पढ़ा हुआ था। दूसरा बात, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को घटित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। सामने देखिए, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपराध से दुखित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए प्रभाव पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। गाँव में उपयुक्त सभी कथन सत्य है। जी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 36 जो कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा भेद करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को आ लागू होता है, ब लागू नहीं होता है, सामने न्यायालय के विवेकानुसार लागू होता है, द केवल अपवाद स्वरूप लागू होता है। बी फॉर बॉल बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर ऐसे अपराधों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे लागू होंगे मानव बेसंज्ञेय अपराध हों। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सा में सेक्शन 8A और दा में सेक्शन 8B या 8 सेक्शन 7A श्योर। सेक्शन 8 में सेक्शन 8 नहीं है, 7 है राइट आंसर आपका। चलिए सेक्शन 7 ये आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नजर डालिए यहाँ पे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध है असमनीय, ब समनीय, सा न्यायालय की अनुमति से समनीय, दा उपरोक्त में से कोई। ये बिल्कुल राइट आंसर है। और 2-4 क्वेश्चन और बचेंगे, जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालें। या प्लीज सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जैसे आपने बोले कि ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है तो इट इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो इन केस अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में आगे चल के अगर हो जाता है मतलब कि वो उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो क्या हाई कोर्ट पे जाके कॉश करना पड़ेगा? मैम देखिए, इसका आज का आंसर ये है कि अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से करना चाहते हैं हाँ तो कर सकते हैं। देखिए इसमें सीधी सी बात की गई कि किसी भी जब वो कोई भी केस जब ओपन होता है तो उसके बाद कहीं पर भी अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से करना चाहें तो किसी भी स्टेज पर वो कर सकते हैं। देयर इज नो मैटर। कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट नजर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध नंबर आ अजमानती और असमनीय होगा, ब में जमानती और समनीय होगा,
सा अजमानती और समनी होगा, दोनों जमानती और असमनी होगा। नेक्स्ट नजर डालिए। ये बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन धारा 3 के संबंध में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होगा? आ, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो, ब, परिवादी पर, स, पत्नी पर, और द, शासन पर। तो राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम कौन सी धारा में है? आ, धारा 8, धारा 8 का, धारा 8 का और धारा 9। आप नजर डालिए। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है? देखो सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ ये। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है सत्र न्यायाधीश द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा, या केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा? श्योर, डी राइट आंसर है आपका, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से क्या दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियों और कृत्यों के अंतर्गत है? नंबर आ, यह देखना कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है। ब, दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना। स, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो। द, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, या आ और बा दोनों? डी बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को दिए गए। और सेक्शन 9 और 10 को आप एक बार देखेंगे तो सीरियल वाइज है। नेक्स्ट नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन केंद्र सरकार नियम बना सकती है? श्योर, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन राज्य सरकार नियम बना सकती है? राइट आंसर। आपके सभी क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज